जिस प्रशांत किशोर का लोग मजाक उड़ाते थे कि दूसरे को तो इलेक्शन जितवाया, बट खुद के इलेक्शन का क्या, उसी प्रशांत किशोर ने बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ को हिला डाला। बंकीपुर एक ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ये बिहार की पॉलिटिकल प्रेस्टीज की सीट मानी जाती है। यहाँ सालों तक बीजेपी का लगभग कंप्लीट डोमिनेंस रहा है। इस वजह से ये सीट बीजेपी की पॉलिटिकल फोर्ट्रेस की तरह देखी जाती है। इंडियन वोटर्स को सच में ये चीज बहुत ज्यादा लुभाती है जब कोई लीडर अपने आप को पर्सनली कमिट करता है किसी चीज के लिए। और यहाँ पीके सिर्फ एडवाइजर नहीं थे, वो कैंडिडेट भी थे। अब सवाल तो ये आती है कि इस इलेक्शन में हारा कौन और जीता कौन। सब लोगों को लग रहा है कि बीजेपी की हार हुई है, ठीक है, लेकिन एक और स्टोरी है जिसके बारे में शायद ही मेन स्ट्रीम मीडिया बात कर रही है। वो ये है, जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए, बिहार आपको उसी वक्त झटका देती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 15 साल एक ही पार्टी, एक ही नेता, और लोग कहते हैं कि बंकीपुर को हराना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सच क्या है? इंडियन पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा सच है कि यहां परमानेंट ही चेंज है, और इसी चेंज को बिहार के बंकीपुर में देखा गया है। जिस प्रशांत किशोर का लोग मजाक उड़ाते थे कि दूसरे को तो इलेक्शन जितवाया, बट खुद के इलेक्शन का क्या, उसी प्रशांत किशोर ने बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ को हिला डाला। और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ एक जीत नहीं है, बीजेपी को जहां पे एक वार्निंग साइन मिली है, आरजेडी के लिए एक सबसे बड़ी चैलेंज आई है, और बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। कुछ सवाल जो हमारे दिमाग में आने चाहिए वो ये है कि आखिर बंकीपुर में हुआ ही क्या। दूसरा, बीजेपी का जो गढ़ है वो कैसे टूट गया, आरजेडी तीसरे नंबर पे कैसे पहुंच गई, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या ये सच में बिहार के लिए एक पॉलिटिक्स का नया अध्याय है। चलिए पूरी कहानी को डेटा, स्ट्रैटेजी और ग्राउंड रियलिटी से समझते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। माय नेम इज अविनीश। अब बंकीपुर में जो भी हुआ उसे समझने के लिए हमें बंकीपुर को समझने की जरूरत है। बंकीपुर एक ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ये बिहार की पॉलिटिकल प्रेस्टीज की सीट मानी जाती है। यहां सालों तक बीजेपी का लगभग कंप्लीट डोमिनेंस रहा है। इस वजह से यह सीट बीजेपी की पॉलिटिकल फोर्ट्रेस की तरह देखी जाती है, और जब इस फोर्ट्रेस पे अटैक होता है तो सिर्फ सीट नहीं जाती, जाता है पूरा नैरेटिव। अगर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये वही नैरेटिव टूटने का स्निपेट है, दिखाता है कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने वही नैरेटिव को तोड़ा है। आज जब हम इस टॉपिक के अराउंड में बात करेंगे तो हम कुछ बातें करेंगे, जैसे अगर आप देख पा रहे हैं बीजेपी वर्सेस जन सुराज पार्टी, तो आप खुद सोचिए कि एक तरफ बीजेपी जिनके पास एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एस्टेब्लिश कैडर है, रिसोर्सेज है इनके पास में, खूब सारा पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस है, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, जी हां प्रशांत किशोर, वही प्रशांत किशोर जो मोदी जी के कैंपेन से लेकर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार सभी लीडर्स के इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाते रहे। लेकिन एक सवाल जो इनका पीछा कभी नहीं छोड़ा कि खुद कब इलेक्शन जीतोगे। हर बार मीम्स बने, शॉर्ट्स वायरल हुए, लोग कहते थे कि कोच कभी प्लेयर कैसे बन सकता है, लेकिन बंकीपुर ने यह परसेप्शन ही बदल डाला। इस बार जो ये स्ट्रैटेजिस्ट है, उन्होंने बैटलफील्ड में उतरे, और उस बैटलफील्ड में भी कोई आसान बैटलफील्ड नहीं उठाया, सीधा बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ में अटैक किया। और ये डिसीजन पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दिखाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जीत हार की चीजों को अगर मैं क्रिटिकली एनालाइज करूं तो मैं इनको 3 भागों में तोड़ूंगा। सबसे पहला, पर्सनल क्रेडिबिलिटी। प्रशांत किशोर ने सिर्फ स्पीच नहीं दी, खुद इलेक्शन लड़ा। अगर आप 2025 के इलेक्शन को देखोगे बिहार के, वहां पे प्रशांत किशोर की पार्टी जरूर लड़ी, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं लड़े। अपना पॉलिटिकल पूरा फ्यूचर इस बार उन्होंने स्टेक पे लगा दिया। इंडियन वोटर्स को सच में ये चीज बहुत ज्यादा लुभाती है जब कोई लीडर अपने आप को पर्सनली कमिट करता है किसी चीज के लिए। और यहां पीके सिर्फ एडवाइजर नहीं थे, वो कैंडिडेट भी थे। इस पब्लिक परसेप्शन को कंप्लीटली चेंज होते हुए हमने देखा इस बार। लोगों को लगा कि ये सिर्फ एनालिसिस नहीं कर रहा है, ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है। और ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट हमको इस बार देखने को मिली, जहां पे एक्चुअली पीके ने ये हाईलाइट किया कि कैसे आपको जात के नाम पे वोट नहीं देना है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो बिहार पॉलिटिक्स के लिए होती है, जो आपने सुनी भी होगी, कि यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट। इस डाइकोटमी को ब्रेक करने का काम पीके ने किया। पीके ने बताया कि किस तरीके से आप अपनी मांगों के हिसाब से वोट करो, rather than की कास्ट के बेसिस पे वोट करो। रीजन नंबर 2, सीट का सिलेक्शन। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर हम जाए तो एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है कि अपनी बैटलफील्ड को वाइजली चूज करो। पीके ने इसका अपोजिट किया।
इजी सीट को छोड़ दी और सबसे डिफिकल्ट सीट को चूज किया। बट ऐसा क्यों क्यों किया ऐसा? क्योंकि अगर जीत गए तो पॉलिटिकल इंपैक्ट 100 गुना ज्यादा होगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। बंकीपुर की जीत सिर्फ एक एमएलए की सीट नहीं बनी, ये एक नेशनल हेडलाइन बनी है गाइस। कभी कभी पॉलिटिक्स में सिंबल रियलिटी बन जाते हैं और इस बार जो सिंबल था वो खुद बंकीपुर था। ये दूसरा रीजन है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रीजन जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैंपेन का स्ट्रेटजी क्या था, इलेक्शन लड़ा किस भरोसे गया। प्रशांत किशोर ने क्या प्रॉमिस किया? क्या उन्होंने फ्री लैपटॉप देने की वादे किए, या फ्री स्कूटर देने की बात की है, या कुछ अनरियलिस्टिक डिमांड्स या अनाउंसमेंट कर दिए हो? कैंपेन का सीधा एक मैसेज था कि 15 साल हो गए हैं, एक नया ऑप्शन ट्राई करिए। आप खुद सोचिए कि जब बेसिकली आपको चॉइस दिया जाता है, आप इंपावरमेंट फील करते हो। किसी भी इंसान की लाइफ में अमर्त्य सेन के हिसाब से अगर नजरों से देखे, लोगों की लाइफ में अगर चॉइसेस आप बढ़ाते हो तो लोग इंपावर्ड फील करते हैं। सेम प्रशांत किशोर ने वो लॉजिक लगाया। सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने सिंपल मैसेज प्रोवाइड किया, अपनी कम्युनिकेशन को एंड टू एंड रखा और ग्राउंड पे कनेक्ट मेंटेन रखा। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का ये गोल्डन रूल है, कंफ्यूज मत करो, एक ही चीज को बार बार बोलो। पीके ने वही किया और वही मैटर जो है वो वोटर्स के कानों तक पहुंचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझनी होगी, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे हैरान देने वाली बात है वो है वोटर का टर्नआउट। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि वोटर परसेंटेज लगभग 34% के आसपास रहा। लेकिन लोगों के नजरिए से देखेंगे तो यह काफी कम वोटर टर्नआउट है, पिछले बार के मुकाबले से काफी कम है। लेकिन हर इलेक्शन अलग होता है। ये जो बाई इलेक्शन था ये कैसे अलग है? क्योंकि लो टर्नआउट का मतलब कभी कभी ये भी होता है कि सिर्फ हाईली मोटिवेटेड वोटर्स जो एक्चुअली बदलाव चाहते हैं वो आगे आए। और अगर चेंज को सपोर्ट करने वाले लोग ज्यादा मोटिवेटेड हैं तो रिजल्ट ड्रामेटिकली बदला जा सकता है। इसलिए टर्नआउट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है इस इलेक्शन का। अब सवाल तो ये आती है कि इस इलेक्शन में हारा कौन और जीता कौन? सब लोगों को लग रहा है कि बीजेपी की हार हुई है, ठीक है, लेकिन एक और स्टोरी है जिसके बारे में शायद ही मेन स्ट्रीम मीडिया बात कर रही है। वो ये है, आरजेडी आज के दिन तीसरे नंबर पे पहुंच गई है। यानी अपोजिशन का जो ट्रेडिशनल रोल था वो भी शिफ्ट हुआ है। ये सिर्फ बीजेपी वर्सेस पीके नहीं था, ये बिहार के ऑपोजिशन स्पेस में भी एक रीडिफिनिशन था। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में एक नया पॉलिटिकल अल्टरनेटिव इमर्ज हो रहा है? इसका जवाब आने वाला इलेक्शन देगा, क्योंकि ये बहुत कम समय है ये बतलाने के लिए। अब बिहार के लिए क्या मैटर करता है? ये चीज मैटर कैसे करता है? ये बंकीपुर का इलेक्शन एक्चुअली बिहार के लिए कैसे मैटर करता है? पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा लेसन है, कोई सीट परमानेंट नहीं है, कोई लीडर परमानेंट नहीं है, किसी को भी हराया जा सकता है, कोई किला जो है वो बेसिकली ब्रीच कराया जा सकता है। हिस्ट्री बार बार यही सिखाती है कि जब वोटर चेंज डिसाइड करते हैं तब सबसे मजबूत गढ़ भी बेसिकली गिर जाते हैं। बंकीपुर ने भी वही मैसेज को पास करा है। लेकिन साथ ही एक क्वेश्चन भी है कि एक बाई इलेक्शन से पूरे इलेक्शन और फाइनल वर्डिक्ट को माना नहीं जा सकता। लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझने के लिए आने वाले इलेक्शंस को भी इंपॉर्टेंट होना पड़ेगा और उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, बंकीपुर की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के अराउंड में यह कहानी सिर्फ प्रशांत किशोर की जीत की कहानी नहीं है, ये डेमोक्रेसी की कहानी है, ये वोटर्स की पावर की कहानी है, और ये मैसेज की कहानी है कि इंडियन पॉलिटिक्स में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। सवाल क्या है? परमानेंट सबसे ज्यादा क्या होती है? वो है चेंज। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या बंकीपुर सिर्फ एक अपसेट था, या बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया युग स्टार्ट हो चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।